हेलो एवरीवन। हम आज एक नया वीडियो, एक नया कोर्स जो है आपके लिए लाए हैं। इसमें हम सारे प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा जो गेस्ट पेपर हैं और इम्पोर्टेंट जो स्टडी नोट्स हैं वो हम इसमें से डिस्कस करेंगे। तो जो कोर्स कोड है आज का वो है BPAS 186 और कोर्स टाइटल है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसके अलावा जो गेस्ट पेपर्स हैं और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसके अलावा पार्ट 2 वीडियो में नेक्स्ट जो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे पहले कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तो टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ मच टाइम इज स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो हम किस तरह से कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम किस तरह से एक अच्छा टाइम जो है लगा के और उसमें बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसमें हम प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हम प्रॉपर प्लानिंग उसको ऑर्गेनाइज करके और कंट्रोल करके किसी भी एक्टिविटी को हम बेस्ट पॉसिबल जो है टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इट इज़ अबाउट द बैलेंसिंग टास्क इन द वे दैट मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो इसका मतलब हुआ कि किस तरह से हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, इसका मेन फैक्टर क्या है, क्या कारण है कि टाइम को मैनेज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमें कोई भी टास्क है अगर उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू कंप्लीट द वर्क इन लेस टाइम। कि जो भी टास्क हमें दिया जाता है तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में हम उस काम को कम से कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरा है कि बाय प्लानिंग ए हेड स्टिकिंग टू शेड्यूल वन कैन हैंडल कंप्लीट टास्क। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो एक अपने शेड्यूल के प्रति बिल्कुल स्टिक होके, फोकस होके जो है अपना काम को एफिशिएंटली कर सकता है। तीसरा है इट रिड्यूस द वेस्ट एफर्ट एंड इनेबल्स फास्टर प्रोग्रेस। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, जहाँ जो प्रोग्रेस हमारी कम होती है, तो उसमें हम वो चीज़ें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पहला इसका बेनिफिट है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब स्ट्रेस रिड्यूस कैसे होती है, व्हेन टास्क आर प्लान्ड। अगर हमारा जो टास्क है वो प्रॉपरली प्लान्ड होगा तो डेडलाइंस आर मेट, इट एलिमिनेट लास्ट मिनट प्रेशर। तो जो हमें काम के समय लास्ट मिनट में जो प्रेशर रहता है, अगर प्रॉपरली प्लान किया होगा तो वो सारा प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा आता है इट प्रिवेंट द सिचुएशन वेयर द मल्टीपल टास्क पाइल अप एट वंस। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल टास्क हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन टास्क को भी हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हमने टाइम मैनेज किया हो तो सारी चीज़ें जो है, जो पाइलअप हो गया सामान, जो सारा ढेर लग गया काम का, वो सारा हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हैविंग कंट्रोल ओवर द टाइम क्रिएट ए सेंस ऑफ काम एंड बैलेंसिंग। और अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा तो हम किसी भी काम को बड़े शांति से, बड़े बैलेंस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इट इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग। कोई भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट अलोज स्पेस टू थिंक क्लियरली रैदर देन रशिंग इनटू डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन जो है उसको हम प्रॉपरली स्पेस देके, ताकि उसमें कोई भी डिसीजन में रश ना हो या किसी भी डिसीजन में हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन ना ले सकें, इस कारण से टाइम को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा इट रिड्यूस द टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, एनालिसिस एंड वेइंग ऑप्शंस। तो अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम प्रॉपरली उसको रिफ्लेक्ट और एनालाइज और वेइंग ऑप्शंस में लगा सकते हैं। इसके अलावा दस द चॉइस मेड अंडर द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आर यूजली बेटर फॉर मोर इफेक्टिव। तो अगर टाइम हमारा प्रॉपरली मैनेज होगा तो
कई टास्क जो है हम बेटर जो है तरह से उसको इफेक्टिवली जो चीज़ें हैं वो उसको कर सकते हैं और हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्या सिग्निफिकेंस है? इट हेल्प्स अचीव गोल्स। कोई भी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे विदाउट मैनेजिंग टाइम इवन वेल डिफाइंड गोल रिमेन्स ड्रीम्स। अगर टाइम मैनेज नहीं किया होगा तो हमारे जो गोल्स होंगे वो हमारे ड्रीम ही बन के रह जाएंगे, यानी कि जो हम गोल्स जिनको अचीव करना है वो गोल हमारे ड्रीम की फॉर्म में पड़े रहेंगे। तो इसलिए हमें टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। दूसरा, ब्रेकिंग गोल्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क विद डेडलाइंस इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर हमने जो गोल है उसको अगर हमने ब्रेक डाउन करना है, यानी कि उसको अचीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल मैनेजेबल टास्क विद डेडलाइंस। छोटे छोटे काम को हमें एक डेडलाइन देख के जो है उसको कंप्लीट करना होगा। तो इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड अचीवमेंट। अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा तो जो हमारी प्लानिंग होगी, जो अचीवमेंट होगी, उसमें हमारा गैप जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि जो हमने प्लान किया होगा वो इजीली हम अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो फिफ्थ इसका सिग्निफिकेंस है वो है इट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ वर्क। इससे क्या होगा? हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो हम अंडर प्रेशर रहेंगे। अगर हम अंडर प्रेशर रहेंगे तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, जो वर्क है, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। दूसरा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अलो एडिक्वेट टाइम फॉर द रिसर्च, रिविजन्स एंड इम्प्रूवमेंट। अगर हमने प्रॉपरली टाइम मैनेज किया होगा तो उसमें क्या होगा? हमें रिसर्च के लिए, रिविजन्स के लिए या अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो बहुत सारा समय मिल जाएगा। इसके अलावा इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर एक्यूरेट एंड हाई स्टैंडर्ड वर्क। और अगर टाइम को मैनेज किया होगा तो इससे क्या हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपने काम को एक्यूरेटली और हाई स्टैंडर्ड का डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा इट इनकरेजेस डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अगर टाइम मैनेज होगा तो वेल बिल्ड्स पर्सनल डिसिप्लिन। तो हमारे अंदर पर्सनल, व्यक्तिगत तौर से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन की भावना पैदा होगी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड्स पैदा होगा। दूसरा, इट इंस्टिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। तो इससे क्या होगा? हमारा जो टास्क है, कोई भी जो टास्क है उसको हम इंस्टिल्स कर सकते हैं। इंस्टिल कर मतलब उसको हम अच्छी तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो दीज क्वालिटीज आर हाई वैल्यूड इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपने कोई भी काम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से और डिसिप्लिन से किया, टाइम मैनेजमेंट करके, तो उससे क्या होगा? आपका जो क्वालिटीज़ हैं उसकी वैल्यू जो है हाई हो जाएगी, यानी कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो हाई वैल्यूड होगी। इसके अलावा सेवंथ है इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि जो लाइफ और वर्क का, उन दोनों का बैलेंस होगा। अगर पुअर टाइम मैनेजमेंट होगा तो इससे क्या होगा? लीड टू एक्सेसिव वर्कलोड। हमारे पे हमेशा वर्कलोड बढ़ा रहेगा और हमारा जो पर्सनल टाइम है वो भी कम रहेगा। तो प्रॉपर टाइम अगर हम एलोकेट करते हैं तो इंश्योर्स बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड फैमिलीज और लेजर एक्टिविटीज़। तो अगर हमने टाइम को प्रॉपरली एलोकेट किया होगा, डिवाइड किया होगा, तो उससे हमारी प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ हैं उसको भी हम बैलेंस कर पाएंगे और अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे और अपनी लेज़र के लिए भी, लेज़र एक्टिविटीज़ के लिए भी हम अपना टाइम दे पाएंगे। एंड दिस बैलेंस इज एसेंशियली फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंड हेल्थ। और ये हमारी हैप्पीनेस के लिए भी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा तो ओपन अपॉर्चुनिटीज़, पीपल हु मैनेज टाइम, जो लोग टाइम को मैनेज करते हैं, वेल ऑफन कंप्लीट टास्क अर्लियर। तो वो अपना टास्क हमेशा पहले कर लेते हैं एंड कैन टेक अप न्यू चैलेंजेस, और वो नए चैलेंजेस के लिए वक्त दे पाते हैं। इट क्रिएट रूम फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। अगर हमने टाइम मैनेज किया होगा तो जो टास्क हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया होगा, जो टाइम हमारे पास बचेगा उससे हम न्यू स्किल्स, नेटवर्किंग या अपनी हॉबीज़ को अपना टाइम दे पाएंगे, उसको परस्यू कर पाएंगे। इसी तरह से एफिशिएंट टाइम मैनेजर्स, जो टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, आर मोर अडेप्टेबल टू अपॉर्चुनिटीज़। उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, अराइज अनएक्सपेक्टेडली, और वो ज़्यादा अराइज करते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका सिग्निफिकेंस है, सपोर्ट्स पर्सनल ग्रोथ। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि थ्रू टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल कैन डेडिकेट टाइम टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इससे क्या होगा कि हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे रीडिंग है, एक्सरसाइज है या स्किल डेवलपमेंट के लिए हम अपना टाइम दे पाएंगे। इट इन्हांस पर्सनल एंड कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ेगी, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ भी डेवलप होगी। इसी तरह से बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। तो अचीविंग टास्क ऑन टाइम, अगर कोई भी टास्क हमने इन टाइम कर दिया तो प्रोवाइड सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। तो हमारे अंदर जो है एक एकम्प्लिशमेंट की सेंस जो है वो डेवलप होगी, यानी कि दिस बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा एंड मोटिवेट इंडिविजुअल टू एम फॉर हायर गोल्स। और हम लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि हायर गोल्स अचीव करने के लिए, यानी कि लोगों को भी बूस्ट कर पाएंगे और खुद को भी हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। सक्सेस अचीव्ड थ्रू टाइम मैनेजमेंट इनकरेज कंसिस्टेंसी। अगर हम टाइम मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ को अचीव करते हैं तो वो हमारी कंसिस्टेंसी को बढ़ाती है, यानी कि उसमें हमारी स्थिरता बनी रहती है। इसी तरह से 11वां पॉइंट है, इट प्रिवेंट प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है, कई लोगों का ऐसा एटीट्यूड होता है कि वो चीज़ें जो है लिंगर ऑन करते हैं, मतलब टाल मटोल करने की भावना। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमीज ऑफ प्रोडक्टिविटी इज प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन होता है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है एक पर्सनल डेवलपमेंट में, कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का टाल मटोल करना, कोई भी टास्क है उसको आगे काम पे छोड़ देना, अगले टाइम पे छोड़ देना। तो टाइम मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं वो हमें डेडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, हमें शेड्यूल देती हैं और हमें टू डू लिस्ट देती हैं कि हम किसी तरह से मिनिमम जो डिले करें किसी भी काम में। तो इट कीप्स इंडिविजुअल फोकस्ड एंड प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इससे टाइम की वेस्टेज कम होती है और इंडिविजुअल फोकस्ड होते हैं। इसी तरह से असेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट इंश्योर टाइमली प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। अगर टाइम मैनेज किया होगा तो वो टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स लास्ट मिनट क्रैमिंग। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आते हैं तो उस समय जो स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते हैं तो उन क्रैमिंग से ये लोग बच सकते हैं। एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, और प्रॉपरली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके फिर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव व्हेन टाइम इज यूज सिस्टमेटिकली। हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस तभी इम्प्रूव होती हैं अगर हमने टाइम को प्रॉपरली यूज़ किया हो और सिस्टमेटिक यूज़ किया हो। इसी तरह से क्रिटिकल इन प्रोफेशनल लाइफ, कहते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर हम कोई भी वर्क प्लेस पे हैं तो मीटिंग डेडलाइन इज क्रूशियल फॉर रेपुटेशन एंड कैरियर ग्रोथ। तो सबसे पहले जो भी हमारी मीटिंग डेडलाइंस हैं, जो हमें टास्क दिए जाते हैं, अगर वो हम इन टाइम करते हैं तो हमारी रेपुटेशन और हमारी कैरियर ग्रोथ बढ़ती है। इसी तरह से एम्प्लॉयर वैल्यूज एम्प्लॉयज हु डिलीवर रिजल्ट विद इन सेट टाइम फ्रेम्स। अगर जो भी इंडिविजुअल, जो भी वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज जो हैं, अगर डिलीवर टाइम में, अगर जो टाइम उनको दिया गया उस टाइम से पहले या उस टाइम तक जो है वो अपना काम कर लेते हैं, तो वो टाइम फ्रेम में वो एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से हमारी प्रमोशंस होती हैं, हम रिकॉग्निशन मिलती है और हम सक्सेस होते हैं अपने कैरियर में। इसी तरह से बेटर हेल्थ और वेलबींग। अब कहते हैं मिसमैनेज टाइम से क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, लेट नाइट तक हमें जागना पड़ता है, एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। इसी तरह से विद प्रॉपर प्लानिंग, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग, इंडिविजुअल कैन इंक्लूड रेस्ट, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन इन देयर शेड्यूल। अगर प्रॉपर प्लानिंग की होगी तो हर व्यक्ति जो है अपने लिए प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकाल पाएगा। और गुड टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फाउंडेशन फॉर सक्सेस, कहते हैं इतिहास में ये शो हुआ है कि दैट सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्कॉलर्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम। कहते हैं ये हमें इतिहास से ये
सबूत मिलते हैं कि जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी जो स्कॉलर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, मास्टर्स आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम, उनके पास इस चीज़ की मास्टरी थी कि वो टाइम को मैनेज करना जानते थे। उनके पास ये आर्ट था जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल लोग रहे हैं। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंस, कहते हैं इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती है, बट डिसिप्लिन यूज ऑफ टाइम दैट क्रिएट एक्सीलेंस। कहते हैं अगर हम डिसिप्लिन मैनर में टाइम को यूज़ किया तो वही हमारी एक्सीलेंस को बढ़ाता है। टाइम मैनेजमेंट इज ए की लाइफ स्किल दैट डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो टाइम मैनेजमेंट ही लॉन्ग टाइम में हमें सक्सेस कर सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सक्सेसफुल होने के। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट को बाद में कंक्लूड करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नॉट जस्ट अबाउट शेड्यूलिंग टास्क। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं कि किसी टास्क को हम शेड्यूल करना, बल्कि इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग कॉन्शियस चॉइस ऑन हाउ टू स्पेंड ईच मोमेंट वाइजली, कि हर एक क्षण को किस तरह से चॉइसली जो है कॉन्शियस तरीके से हम उसको स्पेंड करते हैं। इट्स मीनिंग लाइज इन द यूजिंग टाइम एज ए रिसोर्स, कि टाइम को किस तरह से एक अच्छे रिसोर्स के रूप में यूज़ किया ताकि हम उसके गोल को अचीव कर सकें। वाइल इट्स सिग्निफिकेंस कवर प्रोडक्टिविटी, और टाइम की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस जो है रिड्यूस होती है, अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है, और कैरियर सक्सेस मिलती है, और ओवरऑल लाइफ में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, चाहे कोई भी व्यक्ति है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इन शॉर्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू अचीवमेंट। जो हमारे अंदर पोटेंशियल है हम तब तक उसको अचीवमेंट में नहीं ला सकते अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। एंड हेल्प द इंडिविजुअल लीड टू पर्पसफुल, बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो इसी से हम एक पर्पसफुल, बैलेंस और सक्सेसफुल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में आता है। व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। किसी भी स्थान पे जो सबसे बड़ा स्ट्रेस जो रहते हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह के स्ट्रेस रहते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेस आता है वर्कलोड प्रेशर्स। कहते हैं एक्सेसिव वर्कलोड, किसी काम किसी जगह पे जो हमारी प्रोफेशनल जगह है वहाँ पे जो ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड होगा वो भी हमें स्ट्रेस देता है। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, कहते हैं जब हम अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे देते हैं किसी को, मतलब जो काम टाइम पे नहीं भी हो सकता तो उसके लिए भी टारगेट दे देना। एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा देर तक काम करना। टू मैनी टास्क, बहुत सारे टास्क एक टाइम पे ही करना। लीड टू कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज़ें हमें प्रेशर देती हैं। इसके अलावा अंडरलोड ऑफ वर्क, टू लिटिल वर्क कैन आल्सो काज बोर्डम, अगर कम काम है, अगर आदमी फ्री है तब भी वो बोर हो जाता है। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, और उसको किसी तरह की कोई मोटिवेशन नहीं मिलती है। एंड फीलिंग बीइंग अंडर वैल्यूड, और वो अपने आप को अंडर वैल्यूज महसूस करता है, और अंडर वैल्यूड भी एक स्ट्रेस है। दूसरा वर्क लाइफ इम्बैलेंस, अगर व्हेन वर्क कंज्यूम पर्सनल टाइम, अगर आपका काम आपकी पर्सनल टाइम को भी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि आपकी फैमिली में जो टाइम दे रहे हो उसको भी कंज्यूम कर रहा है, या एम्प्लॉय फील फिजिकली ड्रेन्ड, या वो सोच रहा है कि फिजिकली मैं वीक हो रहा हूँ, या फिजिकली मेरे को सेहत खराब हो रही है, या इमोशनली स्ट्रेस हो रहा है, तो दैट इज आल्सो वर्कलोड प्रेशर। तो ये सबसे पहला है वर्कलोड प्रेशर। दूसरा आ गया रोल एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्लिक्ट्स, जिसमें हमें रोल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है रोल स्पष्ट ना हो, अनक्लियर रोल्स, यानी कि लैक ऑफ क्लैरिटी, हमें पता ही नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो उससे क्या है कन्फ्यूजन रहती है, उसी कन्फ्यूजन से हमें स्ट्रेस रहता है। दूसरा था रोल कन्फ्लिक्ट, कंट्राडिक्टरी डिमांड फ्रॉम सुपीरियर्स, जो हमारे सुपीरियर्स हैं या जो हमारे हायर अप्स होते हैं, हायर अप्स में क्या होता है कि वो डिमांड करते हैं, कंट्राडिक्टरी डिमांड करते हैं। एंड पियर्स एंड कस्टमर क्रिएट स्ट्रेस, जिससे क्या होता है वो अनएक्सपेक्टेड जो टास्क है हमें दे देते हैं जिसके कारण स्ट्रेस होती है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज हैं लिटिल कंट्रोल ओवर द डिसीजन, उनका कोई डिसीजन ही नहीं होता, यानी कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो नहीं आते हैं।
एंड मेथड ऑफ फील पावरलेस, और वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं और जिससे उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, यानी कि उनको किसी भी तरह के कोई डिसीजन में उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेस का मेन कारण है। तीसरा है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, जैसे कन्फ्लिक्ट्स विद कोलीग्स। जैसे कोई किसी प्रोफेशनल में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहाँ उनके कोलीग्स के साथ उनका कोई कन्फ्लिक्ट चलता है, या उनके साथ किसी तरह का डिसएग्रीमेंट्स है, या किसी तरह का कोई कंपटीशन है, या जो टीम वर्क है उसमें जो उनका कॉपरेशन नहीं है, तो उससे भी टेंशन जो है होती है या स्ट्रेस होता है। इस तरह से डिफ़िकल्ट बॉसेस होते हैं, जो बॉस हमेशा तानाशाह होते हैं, अनसपोर्टिव होते हैं, जो सुपीरियर अपने सुपरवाइजर्स जो होते हैं, जो आपको हमेशा एंजाइटी में देखना चाहते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा था हरासमेंट एंड बुलिंग। हरासमेंट का मतलब है जो वर्क प्लेस होती है, वहाँ पे अगर किसी तरह से कोई आपको वर्बली या इमोशनली या किसी तरह से इवन डिजिटली जो है आपको स्ट्रेस देता है, तो आपको सिवियरली अफेक्ट मेंटल वेलबींग, तो जिससे आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेस रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। कई बार फील ऑफ ले ऑफ हमें रहता है कि अभी डिपार्टमेंट में कोई शंटिंग हो जाएगी, यानी डाउन साइजिंग, यानी कि जब एम्प्लॉय की छटनी करते हैं हम, या रीस्ट्रक्चरिंग, जब उस कंपनी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, ऑटोमेशन क्रिएट अनसर्टेनिटी। तो वहाँ पे जब अनसर्टेनिटी हो कि कैरियर स्टेबिलिटी को लेके, कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस कंपनी में या इस डिपार्टमेंट में मैं अब रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो जॉब इनसिक्योरिटी भी स्ट्रेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ लोग कंट्रेक्चुअल या टेम्परेरी वर्क में होते हैं, तो उनको लैक ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है, ये भी एक किस्म का हमें स्ट्रेस देता है, कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करता है। कैरियर प्लेट्यू कहता है फीलिंग स्टक विद नो अपॉर्चुनिटी। जैसे हम अपने आप को एक जगह पे स्थित कर देते हैं कि अब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम अपने आप को कोई एडवांसमेंट कर सकेंगे। तो एडवांसमेंट नहीं करने की वजह से ये भी एक होपलेसनेस पैदा होती है और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर, रिजिड हायरार्की, जिसमें कोई हायरार्की नहीं हो, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वही हावी हो, यानी कि स्लो डिसीजन मेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज कहते हैं, जिसमें जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो सारी ब्यूरोक्रेसी के पास रहे, आपके पास किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ना हो। दूसरा अनहेल्दी कंपटीशन, ज़्यादा टारगेट दे देना, परफॉर्मेंस से ज़्यादा टास्क दे देना, तो कहते हैं इससे भी जो एम्प्लॉय है वो पुश होता है क्रॉनिकल स्ट्रेस की तरफ। दूसरा था लैक ऑफ रिकॉग्निशन। जब आप किसी जगह पे काम करते हैं, जब आप एफर्ट्स करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अननोटिस होती हैं, जब अनरिवॉर्डेड होती हैं, यानी कि आपको कोई उसके लिए रिवॉर्ड नहीं देता, कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करता, तो उस केसेस में भी आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके अलावा आता है वर्क इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं पुअर लाइटनिंग, जैसे जिस एरिया में आप काम करते हैं, जिस जगह पे आप काम करते हैं, वहाँ पे अगर लाइटनिंग की फैसिलिटीज़ ना हो, या नॉइस बहुत ज़्यादा हो, या अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट हो, या सेफ कंडीशंस ना हो, आपकी सेहत वहाँ ख़राब होती हो, या इंक्रीज स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस इंक्रीज करती हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा होगी, या सीटिंग जो है अनकंफर्टेबल होगी, या वो चीज़ जगह जो है वो स्थान जो है अनसेफ होगा, तो वहाँ पे भी हमें स्ट्रेस रहती है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, जैसे कांस्टेंट डिजिटल मॉनिटरिंग, लगातार आपको कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, डिजिटली आपकी अटेंडेंस चेक कर रहा है, आपके वर्क बिहेवियर को चेक कर रहा है। तो रैपिड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो नई नई जब टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उसको अडॉप्ट करने में जब आपको परेशानी होती है या स्ट्रेस में आते हैं, तो प्रेशर टू ऑलवेज कनेक्टेड काज फैटिग। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, स्ट्रेस प्रोवाइड करती हैं, कि नई नई टेक्नोलॉजीज जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या आपके जो वर्क एरिया में आती हैं, तो आप उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी स्ट्रेस होती है। इसके अलावा शिफ्ट वर्क, जैसे नाइट शिफ्ट हैं या इरेगुलर वर्क हैं, वर्किंग आवर्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपका जो बायोलॉजिकल रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम, जब स्लीप का टाइम होता है तो उस समय आप स्लीप नहीं ले पाते, जब आपका जागने का टाइम आता है तब आपको सोना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, बर्नआउट होता है। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण रहता है। इसके अलावा पर्सनल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स,
फाइनेंशियल प्रेशर्स जैसे लो सैलरीज हैं, जहाँ कर्जा बहुत ज़्यादा है, या लिविंग कॉस्ट बड़ी महंगी है, या एक्सटर्नल स्ट्रेस, या बाहर के किसी तरह का जो स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सनल लाइफस्टाइल को जो अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे जगलिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे घर के ड्यूटीज़ आती हैं आपके ऊपर, विद ऑफिस वर्क क्रिएट स्ट्रेन। तो ऑफिस वर्क के साथ हाउस होल्ड वर्क जब होते हैं तो उसके साथ भी आप स्ट्रेस में आते हैं। दूसरा हेल्थ इश्यूज, अगर आप फिजिकली हेल्थ जो है सही नहीं है आपकी, जहाँ आप लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या इनएडुकेट स्लीप, नींद पूरी नहीं आती है, तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस में जाती हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस प्रेशर, तो हाई एक्सपेक्टेशन, जैसे आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ मीटिंग एम्बिशियस सेल्स टारगेट, तो आपको सेल्स के टारगेट दे दिए जाते हैं, डेडलाइन दे दी जाती है, तो आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके दिए जाते हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आपकी लो आ रही है, तो उससे भी आपको टेंशन क्रिएट होती है। इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर्स, इम्प्लॉय जो है हमेशा चिंता में रहता है कि अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, या मेरे क्लाइंट लूज ना हो जाए, या किसी तरह से जो सुपीरियर है वो मेरे से डिसअपॉइंट ना हो जाए, वो मेरे से निराश ना हो जाए कि कल को वो मुझे जॉब से निकाल दे। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होगा ये भी आपको इन वर्क प्लेस पे दिखता है। दूसरा था माइक्रो मैनेजमेंट, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग इरोड कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी। तो जब आपको लगातार कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार कंटिन्यू जो है आपको मॉनिटरिंग कर रहा है, आपके वर्क को मॉनिटरिंग कर रहा है, आपके बिहेव को मॉनिटरिंग कर रहा है, तब भी आप स्ट्रेस में आते हैं। इसके अलावा चेंज एंड अनसर्टेनिटी, कई बार ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती हैं, या मर्ज हो जाती हैं, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती हैं, एक्विजिशन, फ्रीक्वेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं कंपनीज की, तो उसमें भी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। या अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी, इम्प्लॉयज़ कई बार क्या करता है, अपने आप को फील लेफ्ट बिहाइंड इफ़ नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिले तो उसमें आप स्ट्रेस फील करते हो। तो रीलोकेशन और ट्रांसफर्स, जब आपके नए इन्वायरमेंट में ट्रांसफर्स होती हैं, जिस एरिया से आप अनफेमिलियर हैं, तो वहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट के लिए स्ट्रेस रहती है। तो इस तरह से इमोशनल लेबर कहते हैं, जो सर्विस रोल है, जैसे जॉब रिक्वायरिंग कांस्टेंट इमोशनल कंट्रोल, कहते हैं जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको एक इमोशनल कंट्रोल में लाती है, जैसे कस्टमर केयर है, टीचिंग है, हेल्थ केयर है, तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। तो दूसरा सुप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, जैसे एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑफन हाइड फ्रस्ट्रेशंस, कई बार हम क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को हाइड करते हैं, जहाँ अपने दुख को या अपने गुस्से को हम दबा देते हैं, तो उसके कारण भी स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरा बर्नआउट रिस्क, जैसे कॉन्टीन्यूस इमोशन स्ट्रेस विदाउट कॉपिंग स्ट्रेटजीज लीडिंग टू एग्जॉशन, कि लगातार हम स्ट्रेस में ये रहते हैं, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस हम उसको कॉपी करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमें एग्जॉस्ट करता है। इसी तरह से इन द एंड, तो वर्क प्लेस स्ट्रेस जो है अराइज फ्रॉम मिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरपर्सनल, पर्सनल फैक्टर्स। तो वर्क प्लेस पे बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के पार्ट पे भी होते हैं, इंटरपर्सनल भी होते हैं, और पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं। हैवी वर्कलोड की वजह से भी स्ट्रेस में जाते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से भी होता है, पुअर रिलेशनशिप की वजह से, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या आपको कोई रिगार्ड नहीं दे रहा। ऐसे स्ट्रेस नॉट ओनली इफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ, इससे सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब नहीं होती, बट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, हमारी जो एफिशिएंसी है वर्क करने की वो भी कम होती है, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और ओवरऑल वेलबींग और ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी वीक होती है। हैंस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट वर्क प्लेस बैलेंस, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का चाहिए कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पे बैलेंस इन्वायरमेंट बनाए, ओपन कम्युनिकेशन रखे, फेयर पॉलिसीज बनाए, हेल्दी इन्वायरमेंट रखे, एम्प्लॉय सपोर्टिंग प्रोग्राम को ऐड करे। इसके अलावा टू मिनिमाइज स्ट्रेस, ताकि उनको स्ट्रेस कम हो सके। इसके अलावा एम्प्लॉय टू मस्ट डेवलप इन कॉपिंग स्ट्रेटजी सच एज टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के तरीके हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रिलैक्स होना, सीकिंग सोशल सपोर्ट, और समाज से भी सपोर्ट मिलना। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए,
जैसे हमने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, दूसरा बताया कि स्ट्रेस किस तरह से होता है। अब हम बताएंगे स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल जो है एग्जाम में आता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस। तो स्ट्रेस जो है एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये तो स्ट्रेस जो है ये हमारी बॉडी और माइंड का एक पार्ट है। व्हेन वन फेसेस चैलेंजेस, डिमांड्स एंड प्रेशर इन लाइफ, जब भी हमें चैलेंजेस आएंगे, डिमांड्स आएंगी, प्रेशर आएंगे, तो ये हमें स्ट्रेस होगा ही होगा। तो वाइल ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में बी मोटिवेट, कुछ छोटे मोटे जो स्ट्रेस हैं उससे हम मोटिवेट भी होते हैं। जो प्रोलॉन्ग एंड अनमैनेज स्ट्रेस कैन बी हार्म, जबकि जो प्रोलॉन्ग जो अनमैनेज स्ट्रेस हैं वो हमें फिजिकली और मेंटली जो है वो हमें हार्म भी पहुंचाते हैं। तो हैप्पीनेस जो दूसरी तरफ है कि स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस होता है जो हमें कंटेंटमेंट प्रोवाइड करता है, बैलेंस देता है, पॉजिटिविटी देता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक एक्ट है हैप्पीनेस कि जिससे हम स्ट्रेस को एंटीडोट कर सकते हैं। तो मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, अगर हम हैप्पीनेस वाला एटीट्यूड जो है सीख जाएंगे, या ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस को समझते हैं कि स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। स्ट्रेस क्या है, इज ए बॉडी रिएक्शंस टू एनी चेंज दैट रिक्वायर एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स। कहते हैं बॉडी रिएक्ट करती है कोई भी बदलाव को, या किसी तरह से जो हम कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें अगर बॉडी कोई रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज ए स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक आता है पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको स्ट्रेस कहते हैं, मोटिवेट्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। लेकिन ये स्ट्रेस हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस है, जिससे क्या होता है हम मोटिवेट होते हैं, अपने को इम्प्रूव करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। जैसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते हैं तो हम स्ट्रेस लेते हैं तभी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जिसको स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव स्ट्रेस जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं, जिसमें हमें एंग्जाइटी, पुअर कंसंट्रेशन और हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। स्ट्रेस दो तरह की है, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, जबकि नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो हमें डिस्ट्रेस में लाती है, यानी हेल्थ इश्यूज पैदा करती है। अब सोर्सेज क्या है स्ट्रेस के, जैसे एकेडमिक प्रेशर है, जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर है। दूसरा फाइनेंशियल वरी है, अगर पैसे की कहीं कमी होती है तो वो भी एक स्ट्रेस है। जॉब इनसिक्योरिटी की भी स्ट्रेस है। फैमिली इश्यूज होते हैं, इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, ये स्ट्रेस के सोर्सेस हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलती है कि स्ट्रेस हो गया, जैसे हेडेक होना, सर दर्द होना, फटीग का मतलब थकावट महसूस होना, इरिटेबिलिटी का मतलब होता है हम चिड़चिड़ापन आना, स्लीपलेसनेस नींद नहीं आना, पुअर डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाना, डिसीजन नहीं ले पाना, और लैक ऑफ फोकस, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। इसके अलावा अगर अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करनी चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो स्ट्रेस मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारा मेंटल डिसऑर्डर जो है वो रिड्यूस होता है, एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं होता। दूसरा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा इन्हांस रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशंस, हमारे रिलेशनशिप बढ़ते हैं और हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। दूसरा प्रिवेंट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे हाइपरटेंशन हैं, डायबिटीज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो ये बीमारियां जो हैं वो नहीं लगती। प्रमोट ओवरऑल वेलबींग एंड इमोशनल बैलेंस, हम भावना के तौर पे बैलेंस कर सकते हैं, भावनात्मक हम संतुलन में आते हैं, और ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आनी चाहिए। अब इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन सी हैं। सबसे पहला था टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने जो चीज़ें प्रायोरिटी में हैं, जो टास्क को प्रायोरिटी देनी है, या सेट रियलिस्टिक गोल, जो हमारे रियलिस्टिक गोल हैं उसको प्रायोरिटी देनी है। दूसरा ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर, जो बड़े हमारे टास्क हैं, एम है, उनको पार्ट में उसको डिवाइड करके और मैनेजेबल स्टेप्स में उसको करना है, ताकि वो पार्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम को मैनेज कर सकें। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन टू रिड्यूस द लास्ट मिनट पैनिक, कि हमें क्या करना चाहिए कि जो प्रोकास्टिनेशन है, यानी कि जो टाल मटोल वाली चीज़ें हैं उसको हम रिड्यूस करें।
कि जो लास्ट मिनट में हमें फिर पैनिक होना पड़ता है, तो वो चीज़ें हम रिड्यूस करें। तो ये 3 हमारे मेथड हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, ये टेक्निक्स हैं। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल्स, स्ट्रेस मैनेज करने के हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल्स होना चाहिए, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है। इसके अलावा बैलेंस डाइट खाना, जैसे फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करना, वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन स्ट्रेंथन द बॉडी रीसेलेंस, तो हाइड्रेशन मतलब अक्सर बॉडी को हाइड्रेट रखना, पानी पीना। इसके अलावा एडुकेट स्लीप रिस्टोर मेंटल एनर्जी, और ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना ताकि हमारी मेंटल एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोर हो सके। इसके अलावा आते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब हमें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन करना, मेडिटेशन ध्यान लगाना या डीप ब्रीथिंग गहरी सांस लेना, माइंडफुल काम द माइंड, माइंडफुल मतलब अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना, लिसनिंग टू सूथिंग म्यूजिक धीमा म्यूजिक सुनना, प्रैक्टिसिंग हॉबीज प्रोवाइड रिलैक्सेशन, ऐसी हॉबीज बनाना जो हमें रिलैक्स प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसी हॉबीज को टाइम देना। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि रिफ्रेम चैलेंजेस एज ए अपॉर्चुनिटीज, हमें जो भी चैलेंजेस आते हैं उसमें हमें पॉजिटिव ढंग से उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना, यानी कि उसमें हमें अपने आप को रिफ्रेम नहीं करना। दूसरा, फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड्स अचीवमेंट्स, जो हमें लाइफ में चीज़ें मिली हैं उनका ग्रेटिट्यूड करना, उन चीज़ों के लिए जो है हमें थैंक्स करना। ग्रेटिट्यूड मतलब जो चीज़ें हमें मिली हैं उनका थैंक्स करना, जो चीज़ें नहीं मिली हैं उनके प्रति जो है हमें उनके प्रति कंप्लेन ना करना, रेदर देन फेलियर्स, कि जो हमारे फेलियर्स हैं उन पे फोकस नहीं करना, जो अचीवमेंट है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक, और अपने बारे में कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सोशल सपोर्ट, कहते हैं शेयर कंसर्न विद फ्रेंड्स, जो भी आपके कंसर्न है, कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, या कोई मेंटर्स के साथ यानी कि टीचर्स के साथ जो है आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा ज्वाइनिंग कम्युनिटी ग्रुप्स, ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए या सोशल एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको फीलिंग आइसोलेशन फीलिंग ना हो, मतलब आप ऐसे नहीं लगे कि आप अकेले हो इस दुनिया में। तो आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, ऐसे सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करो जिससे आपको रिलैक्सेशन हो। इसके अलावा लिमिटिंग स्ट्रेस, लिमिटिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि लिमिटिंग स्ट्रेस मीन्स रिड्यूस ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, कि हमें ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल ना करें या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इन पे कम इनको यूज़ करें। इसके अलावा लर्न टू से नो व्हेन ओवर बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क हो तो कोई और टास्क आपको देते हैं तो आप उसको नो करना है, मतलब आपने ओवर बर्डन नहीं होना बल्कि किसी को ना करना भी सीखना चाहिए आपको। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, तो कहते हैं आपको वर्क और लाइफ में बैलेंस करने आना चाहिए, फैमिली लाइफ और अपने जो वर्किंग प्लेस है उसमें आपको बैलेंस करने का आना चाहिए। अब आता है कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस, इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि इसमें पूछा गया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और हैप्पीनेस में क्या कनेक्शंस हैं। कहता है स्ट्रेस फ्री लिविंग अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस मोर जॉय पीस एंड सेटिस्फेक्शन, जो स्ट्रेसफुल लिविंग है वही आपको जो है जॉयनेस, पीस और सेटिस्फेक्शन देती है। और हैप्पीनेस जो है इंक्रीज रीसाइलेंस, और हैप्पीनेस क्या करती है आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, रीसाइलेंस मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, विच इन टर्म हेल्प्स टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, तो आप इजीली जो है अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा था पॉजिटिव इमोशन रिलीज फील गुड, आप में अगर पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे। जो आपके हार्मोन्स हैं जैसे सेरोटीन है और एंड्रोफिन्स है, ये हमारे गुड फील कराने वाले हार्मोन्स हैं, जो काउंटर करते हैं किससे, कॉर्टिसोल से। कॉर्टिसोल्स क्या है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। तो अगर आप खुश रहते हैं तो आपके गुड हार्मोन्स जो होंगे जैसे सेरोटाइन है या फिर आपके एंड्रोफिन्स हैं, ये आपके डेवलप होंगे ज़्यादा, और जो कॉर्टिसोल जो आपका हार्मोन्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बैलेंस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इनहांस सेल्फ एस्टीम, इसमें क्या होगा, आप अपने आप को सेल्फ एस्टीम्ड महसूस करेंगे,
कॉन्फिडेंस आएगा और आप एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, जो आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वेज टू कल्टीवेट हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे पैदा कर सकते हैं? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। पहले हम ये ग्रेटिट्यूड करें, कीपिंग ए ग्रेटिट्यूड जर्नल, डेवलप पॉजिटिविटी। हम अपने आप में एक पॉजिटिविटी डेवलप करें, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका थैंक्स करें। एंड रिकॉग्नाइज स्मॉल जॉयज, और छोटी छोटी जो खुशियां हैं उसको जो है लाइफ एक्सपेक्टेशंस, लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है जैसे उसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो छोटी छोटी खुशियां हमें लाइफ में मिलती हैं, सेलिब्रेट करने को मिलती हैं, तो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके अलावा मीनिंगफुल रिलेशनशिप। हम स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड आर डायरेक्टली लिंक टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अगर हमारे सोशल बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं। एंड हेल्पिंग अदर्स एंड शोइंग काइंडनेस क्रिएट इनर फुलफिलमेंट। अगर हम दूसरों के प्रति काइंडनेस रखते हैं या हेल्पिंग नेचर रखते हैं तो वो हमें इनर फुलफिलमेंट देता है, हमें मेंटल पीस देता है और हैप्पीनेस देता है। इसके अलावा परसुइंग हॉबीज एंड पैशंस। अपनी हॉबीज और पैशंस को टाइम देना, यानी कि क्रिएटिव एंड लेजर एक्टिविटीज। हमेशा क्रिएटिव एक्टिविटीज करना है और लेजर एक्टिविटीज, यानी कि जिससे हमें स्ट्रेस जो है रिलीज हो और जिसमें हम जॉय फील करें। तो ऐसी हॉबीज आपने रखनी है। तो सर एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, गार्डनिंग है, ये चीज़ें आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी। तो जो भी आप जिसमें जिन भी एक्टिविटीज़ में आपको खुशी मिलती है उन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। इसके अलावा माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट लिविंग। हमेशा प्रेजेंट लिविंग में रहना है, डे ड्रीमर्स नहीं बनना है या पास्ट लाइफ के बारे में नहीं सोचना है। तो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट जीना है। रिड्यूस वरी अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी। सिंपल एक्टिविटीज़, जो छोटी छोटी सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंजॉय माइंडफुली इंजॉय करना, ठीक है ना। इंक्रीज डेली हैप्पीनेस। तो डेली हैप्पीनेस जो है जो चीज़ें देती हैं उन पे अपने टाइम देना। दूसरा सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड कंटेंटमेंट। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग वन सेल्फ रेदर देन कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स। हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसी में अपने आप को कंटेंटमेंट रखें, यानी कि उसी में संतुष्ट रहें, ना कि हम कंपैरिजन करें कि दूसरों के पास क्या है। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं। तो कंटेंटमेंट विद अचीवमेंट्स, यानी कि हम अपने आप में संतुष्ट भी महसूस करें और अचीवमेंट एंड ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट हैज़ रिड्यूस्ड डिससेटिस्फैक्शन। और हमें जो जो चीज़ मिली है उसका ग्रैटिट्यूड करना, और हमें इससे क्या होगा, जो डिससेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, इसके अलावा कनेक्टिंग विद नेचर, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये आपको इनर पीस देते हैं। इसके अलावा फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी एक्ट एज ए सपोर्ट ड्यूरिंग टफ टाइम। जब भी आपका टफ टाइम होगा, स्ट्रेस में होंगे, तो स्पिरिचुअलिटी और फेथ, जो विश्वास है, ठीक है, भगवान के प्रति या नेचर के प्रति, वो आपको जो है टफ टाइम से बाहर निकालता है। इसका रोल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्या रोल है या इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। जैसे स्कूल हैं या वर्क प्लेस हैं, इनको चाहिए कि शुड और प्रोवाइड काउंसलिंग, ये काउंसलिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो लगाएं। इसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन जैसे अबाउट मेंटल हेल्थ, रिड्यूस द स्टिग्मा एंड इनकरेज सीकिंग हेल्प, तो हमें अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए जो सोसाइटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे। इसके अलावा इनकरेजिंग रिक्रिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ दी जाएँ, या सोशल इंटरेक्शन या प्रमोट कलेक्टिव हैप्पीनेस, कि कलेक्टिव हैप्पीनेस या स्पोर्ट्स में, गेम्स में, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करके जो है हम ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। इन द लास्ट, जो स्ट्रेस को मैनेज करने का हमने बताया कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इन द लास्ट, स्ट्रेस जो है ये एक इनएविटेबल पार्ट है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न लाइफ का, बट इट कैन बी मैनेज। लेकिन इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं अगर थ्रू हेल्दी हैबिट्स, अगर हम अच्छी हैबिट्स रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, इमोशनल सपोर्ट्स रखेंगे। इसके अलावा हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस की कमी होगी। हैप्पीनेस का मतलब प्रेजेंस ऑफ मीनिंगफुल, कि हम हमेशा मीनिंगफुल या कंटेंटमेंट में या जॉयफुल एक्सपीरियंस लें। तो बाय बैलेंसिंग स्ट्रेस एंड नर्चरिंग हैप्पीनेस, यानी कि स्ट्रेस में बैलेंस करें और हैप्पीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर करें।
तो इंडिविजुअल कैन लीड हेल्दियर, मोर प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा हेल्दियर, प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जो है वो जी सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अब आपको बताते हैं कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था इसी से जुड़ा हुआ, ये BPS 186 स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे जून 24 का पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें ईच क्वेश्चन जैसे ये बताया है इसमें कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, जैसे ये हमने क्वेश्चन किया है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर आए हुए हैं जो हमने आज कवर की है। तो जो क्वेश्चन रह गए हैं या कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं कर पाए तो वो अगले वीडियो में पार्ट सेकंड में हम उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स जो आपके संपर्क में हो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करो जिनके ये कोर्सेज हैं। थैंक यू, धन्यवाद।